स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है, जब एक गांव में कौशल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी 16 साल की एक बेटी थी जिसका नाम था मालती। कौशल की पत्नी की मृत्यु मालती को जन्म देते ही हो चुकी थी। अब मालती का पालन पोषण अकेले कौशल ही कर रहा था और कौशल ने अपनी बेटी मालती को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। पूरे दिन कौशल खेतों में काम करता रहता और फिर घर आकर वो खाना पकाता था। एक दिन की बात है, जब कौशल अपने घर में खाना बना रहा था कि तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी काकी उसके पास आई और कहने लगी, अरे बेटा कौशल, कब तक तू ऐसे ही दिन रात काम में लगा रहेगा? अब तो तेरी बिटिया भी बड़ी हो गई है, तू खाना इससे बनवाया करना, ऐसे तुझे आराम भी मिलेगा और तेरी बिटिया को घर का काम भी करना आ जाएगा। कौशल बोला, काकी, मेरी एक ही बिटिया है और मैं उसे माँ का प्यार तो नहीं दे पाया, लेकिन ध्यान रखता हूँ कि उसे पिता का प्यार दे सकूं। मैं अपनी बेटी को शिक्षित बनाना चाहता हूँ और मेरी बेटी मंत्री की बेटी के साथ पढ़ने लगी है और इसके बदले में मैंने आचार्य जी को अपना एक पूरा खेत दे दिया है। महल के सिवा गांव में और कोई भी तो शिक्षित होना चाहिए, इसीलिए मैं अपनी बेटी से कोई काम नहीं कराता ताकि उसका सारा ध्यान अपनी शिक्षा पर रहे। काकी बोली, अरे कौशल, ये क्या बात हुई? शिक्षा से किसी का भला हुआ है क्या आज तक? कन्या को सही समय पर घर का कामकाज सिखा देना चाहिए, नहीं तो कल को वो अगले घर जाकर तुमको ही गालियां सुनवाएगी कि पिता ने कुछ भी नहीं सिखाया। कौशल बोला, उसमें अभी बहुत समय है काकी, आप चिंता ना करें, मेरी बिटिया एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। वो बूढ़ी काकी आए दिन खरी खोटी सुनाती रहती थी, लेकिन कौशल हमेशा उसका मुंह बंद कर देता। एक दिन की बात है, मालती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, गांव के लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं अब बड़ी हो गई हूं और मुझे भी खाना बनाना सीख लेना चाहिए। पिता ने कहा, बिटिया, तू बस मन लगाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर, आचार्य जी तुझे जो भी सिखाते हैं तू सिर्फ उस पर ध्यान दे। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरी बेटी शिक्षा और ज्ञान में महल की रानी और राजकुमारियों से कम नहीं होगी। हाँ बापू, ये भी कोई कहने की बात है। अच्छा बिटिया, अब मुझे देरी हो रही है, तेरा खाना मैंने बना दिया है, समय पर खा लेना, और तेरे दोस्त नंदू का खाना भी बना दिया है। इतना बोलकर कौशल खेतों में काम करने के लिए निकल गया। उसने दिन भर खेतों में जी तोड़ मेहनत की और फिर शाम के समय जब वो अपने घर वापस आ रहा था कि अचानक रास्ते में एक सांप आ गया, लेकिन कौशल को वो दिखाई ना दिया और अनजाने में कौशल ने उसके ऊपर पांव रख दिया। सांप ने कौशल को काट लिया। कौशल कुछ देर तक तड़पता रहा और फिर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों ने जब ये देखा तो दौड़ते हुए आए, अरे देखो भाइयों, कौशल को सांप ने काट लिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और कौशल मर चुका था। लोगों ने कहा, अरे ये तो मर गया, हे भगवान, ये कैसे हो गया अचानक? बीवी तो इसकी पहले ही मर चुकी थी और अब खुद भी नहीं रहा, अकेली बिटिया अब क्या करेगी? कुछ लोग कौशल का मृत शरीर उठाकर उसके घर ले आए। मालती ने अपने पिता को जब इस हालत में देखा तो बहुत जोर जोर के रोने लगी, पिताजी, अब मैं अकेले इस दुनिया में क्या करूंगी? आपके सिवा तो मेरा और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तभी एक 7 साल का बच्चा नंदू उसके पास आया और बोला, दीदी, तू अकेली नहीं है जो बिना माता पिता के है, मेरे माता पिता भी तो नहीं हैं, इसीलिए तो मैं इधर उधर घूमता हूँ, मारा मारा फिरता हूँ। आज से इस गांव में एक नहीं बल्कि 2 नंदू हो जाएंगे। असल बात तो ये थी कि नंदू एक अनाथ बच्चा था जो गांव में इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन मालती को उससे बड़ा ही लगाव था। वो हमेशा नंदू को खाना खिलाती और उसे प्यार करती।
मालती ने उस छोटे बच्चे का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, अब हम दोनों साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और तू मेरा। नंदू बोला, दीदी आप तो पहले से ही मेरा सहारा हो, मुझे रोज खाना जो खिलाती हो, अब तो मैं तेरा सहारा बनूंगा। गांव के लोगों ने कौशल का अंतिम संस्कार कर दिया, परंतु अब गांव वालों को ये चिंता खाई जा रही थी कि कौशल की अकेली पुत्री मालती का क्या होगा। और इस बात पर विचार करने के लिए गांव वालों ने एक पंचायत की और उसमें सरपंच कहने लगा, भाइयों, कौशल हमारे भाई जैसा था, अब हमें मालती को सहारा देना होगा। तभी बूढ़ी काकी बोली, सहारा तो लड़कियां देती हैं अपने परिवार को, परंतु ये मालती है, किसी को सहारा क्या देगी, उल्टा बोझ ही बनेगी। मैं तो पहले ही इसके पिता से कहती थी कि अपनी बेटी को घर का काम काज सिखा दे, परंतु उसने मेरी एक बात ना सुनी। अब बस एक ही रास्ता बचा है, मालती का विवाह कर दिया जाए। मालती रोते हुए बोली, काकी मुझे विवाह नहीं करना, मेरे पिताजी कहते थे कि मैं शिक्षा ग्रहण करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। काकी ने मालती को डांटते हुए कहा, अरे तू चुप कर, इतनी सी होकर हमारे सामने जुबान चलाती है। जो तेरे पिता के पास खेत था वो तो उसने पहले ही तेरी पढ़ाई में लगा दिया था और उसे आचार्य जी को दे दिया था। अब क्या तू मिट्टी खाएगी? जो तेरे पिता हम सब पर तेरी जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं ना, बस उसी को पूरा कर रहे हैं हम लोग, और गांव वालों का यही कर्तव्य होता है। तभी गांव का एक भला आदमी उठा और बोला, मालती ठीक कहती है, अभी वो छोटी है, इतनी जल्दी उसका विवाह कैसे हो सकता है। काकी बोली, तो क्या तू पालेगा इसको? महंगाई इतनी है, अपने बच्चों का पेट तो तुम भर नहीं सकते, अब तू चला है दूसरों के बच्चे पालने के लिए। हाँ, तू ही बता, तू इसका पालन पोषण कैसे करेगा? इस गांव में यदि कोई ऐसा आदमी है जो मालती की जिम्मेदारी उठा सके तो वो सामने आ जाए। बुढ़िया काकी की बात सुनकर जब कोई भी सामने नहीं आया तो एक दूसरा आदमी कहने लगा, ठीक है काकी, मालती का विवाह करवा देना चाहिए। वैसे भी मालती इतनी छोटी भी नहीं है, 16 साल की हो गई है वो, परंतु विवाह के लिए कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए। तभी एक औरत वहां पर खड़ी हुई और कहने लगी, मेरा बेटा रमेश मालती से शादी करेगा, लेकिन तुम्हारा बेटा तो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है और मालती अभी 16 साल की है, जबकि तुम्हारा बेटा 40 का है। ये तो बेमेल विवाह होगा। काकी ने कहा, अरे अब कोई राजकुमार इसे ब्याहने थोड़ी आएगा, जो मिल रहा है वो ठीक है। विवाह के बाद रमेश अपनी जिम्मेदारियों को जरूर समझेगा और नशा करना भी छोड़ देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी मालती ने कहा, मैं शिक्षित हूं और मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा ये है कि मैं भी अपने पिता की चिता के साथ जलकर भस्म हो जाती। काकी ने गुस्से से कहा, देख मालती, तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तू इस रमेश के साथ शादी कर ले या फिर तुझे ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा कहीं और फिर गांव वालों को तुझसे कोई मतलब नहीं होगा। मालती ने कहा, ठीक है, मुझे काकी की ये शर्त मंजूर है, मैं अभी के अभी ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। मालती का ये बोलना था कि गांव के सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। बोले, काकी, लड़की गांव छोड़कर कहाँ भटकेगी, रोक लो उसे। काकी बोली, जाने दो इसे, जब एक दिन बिना छत के रहेगी ना तो फिर इसे अपना गांव याद आ जाएगा। ये कहाँ जाएगी भला, कल सवेरे तक लौटकर वापिस आ जाएगी और रमेश से विवाह करने के लिए तैयार भी हो जाएगी। मैं देखती हूँ इसके पिता के सपने कैसे पूरे होते हैं। अब जाओ सब यहाँ से, अपने अपने घर जाकर बैठो और 2 लोग जाकर मालती को गांव के बाहर फेंकाओ। और इसके बाद गांव वालों ने मालती को गांव से बाहर निकाल दिया। तभी नंदू भागकर मालती के पास आ गया, दीदी मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस गांव में सिर्फ आप ही तो थी जो मुझे खाना देती थी, आपके बाद मैं कहाँ जाऊंगा। मालती ने नंदू का हाथ पकड़ा और चल दी। अभी वो कुछ ही दूर चली थी कि तेज बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। नंदू को चमकती हुई बिजली से
बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दीदी, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, ये बारिश कब बंद होगी? मालती बोली, बस कुछ देर में ये बारिश बंद हो जाएगी नंदू, तुम डरो मत। थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई। मालती नंदू को लेकर वहीं जमीन पर बैठी हुई थी। दोनों का ठंड से बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, परंतु उनके पास एक भी कपड़ा नहीं था जिसे ओढ़कर वो दोनों अपनी ठंड को दूर कर सकते। नंदू बोला, दीदी, मुझे बहुत ही ठंड लग रही है और भूख भी बहुत जोरों से लगी है। इतनी देर हो गई चलते चलते, हम कहाँ जा रहे हैं? नंदू, ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया है। अब हम दोनों कहाँ जा सकते हैं? अब हम दोनों यहीं सड़क पर रहेंगे। मालती पूरी रात नंदू को समझाने की कोशिश करती रही। रात बहुत ही गहरी हो गई थी, लेकिन मालती को कोई भी जगह नहीं मिली जिससे वो कहीं पर जा सके या फिर अपनी कुटिया बनाकर रह सके। मालती ने नंदू को तो सुला दिया था, परंतु उसके गीले कपड़ों के कारण नंदू ढंग से सो नहीं पा रहा था। पूरी रात गुजर गई, लेकिन मालती ने एक पलक भी नहीं झपकी। जंगली जानवरों की आवाज वहां और भी ज्यादा खौफ पैदा कर रही थी। सुबह होते ही वहां से राजा की सवारी गुजरी। राजा अपने मंत्रियों के साथ जा रहा था। मालती और नंदू को वहां पर देखकर राजा रुक गया और उसने कहा, तुम दोनों यहाँ पर क्यों बैठे हो? उठो और अपने अपने घर जाओ। राजा की बात सुनकर मालती का चेहरा मुरझा गया तो राजा ने पूछा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? जो भी बात है हमें बताओ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। मालती बोली, महाराज, मेरा नाम मालती है और ये मेरा भाई नंदू है। गांव वालों ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया है। मालती ने राजा को सारी बात बता दी। राजा को मालती और नंदू पर बहुत ही दया आई और वो उन दोनों को लेकर अपने महल में आ गया। वो मालती से कहने लगा, मालती, अपनी दासी को बोलकर हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े और खाना भिजवाते हैं और अब से तुम महारानी की दासी बनकर रहोगी। महल में जल्दी ही खुशखबरी आने वाली है और हमें महारानी के लिए एक और दासी की आवश्यकता थी और तुम हमें मिल गई। मालती ने खुश होते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आपने हमें रहने की छत दी और सिर छुपाने के लिए आसरा दिया। राजा बोला, मैं इस राज्य का राजा हूँ, ये तो मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। मालती कई दिनों तक महल में रही। अब राजा ने मालती को रानी के कक्ष की सफाई का काम भी सौंप दिया था। एक दिन मालती कमरे की सफाई कर रही थी तो रानी ने मालती से कहा, मालती, क्या सफाई के अलावा तुम कुछ और भी कर सकती हो? मालती बोली, महारानी जी, मैं जानती हूँ कि ये काम मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी। इसके अलावा मैं आपको कहानियों की किताब, युद्ध और धर्म की किताबें पढ़कर भी सुना सकती हूँ। रानी ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुमको किताबें पढ़नी आती हैं मालती? हाँ महारानी जी, ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके बारे में मैं ना जानती हूँ। रानी बोली, अरे वाह मालती, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पहली बार सुना है कि गांव की कोई लड़की शिक्षित भी है। क्या ये नंदू तुम्हारा सगा भाई है? मालती ने कहा, हाँ, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या आपको वो मेरा सगा भाई नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो वो बहुत ही अपना सा लगता है। बहुत प्यारा है ना वो। बहुत जल्दी मैं उसको पसंद भी करने लगी हूँ। मालती ने कहा, हाँ महारानी जी, और अब तो महल में नया राजकुमार भी आने वाला है, तो इसलिए आपको नंदू और भी ज्यादा अच्छा लगता होगा। हाँ मालती, ये भी हो सकता है। और फिर कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन महल में सुबह सुबह बच्चे के रोने की आवाज आई और उसके साथ ही दाई माँ घबराई हुई बाहर आई और बोली, महाराज महाराज, आज हम इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। ना जाने क्या मर्जी है भगवान की, जो इस महल में बच्चे के रोने की आवाज तो गूंजती है लेकिन किलकारी नहीं। राजा ने कहा, नहीं नहीं दाई माँ, ऐसा मत कहिए, ये हमारा दूसरा बच्चा है। इससे पहले भी हम अपना एक बच्चा खो चुके हैं, अब इसको नहीं खो सकते। हमें इस राज्य के राजपाट को संभालने के लिए एक राजकुमार चाहिए।
हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। कोई तो उपाय होगा दाई माँ, जिससे हम अपने बेटे को बचा सकें। महाराज, एक रास्ता है, काली नदी का पानी। यदि वो आप अपने बच्चे को पिला दें तो उसका जीवन बच सकता है, लेकिन वो पानी लेने के लिए आपको खुद ही जाना होगा। याद रहे कि उस नदी का पानी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। राजा ने कहा, ठीक है दाई माँ, मैं काली नदी का पानी लेकर आता हूँ। इधर महारानी ने जब दाई की बात सुनी तो बोलने लगी, दाई माँ, ये तुम क्या कह रही हो? पता है ना, काली नदी के पास ही हमने अपने पहले बेटे को खोया था। महाराज फिर से वहां पर जाएंगे तो टूट जाएंगे। दाई माँ ने कहा, महारानी जी, काली नदी का पानी बहुत ही शक्तिशाली है इस बच्चे के लिए। अब तो महल में दूसरा राजकुमार आ गया है। महाराज और आपके जख्म जल्दी ही भर जाएंगे। राजा बोला, महारानी, हमें हमारे बड़े राजकुमार की सच में बहुत याद आती है, परंतु आज काली नदी पर जाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुझे अपने बेटे को जीवन दान देने के लिए काली नदी का पानी लाना ही होगा। रानी बोली, राजकुमार नकुल के समय भी दाई माँ ने यही बोला था। ऐसी भी क्या बात है मेरे बच्चों में जिनको काली नदी का पानी ही ठीक कर सकता है। और फिर राजा अकेले ही जंगल के रास्ते में काली नदी की ओर चल पड़े। वो जैसे ही नदी के पानी को मटके में भरने लगे तो नदी का पानी सूख गया। राजा बोला, अरे, इस नदी का पानी तो सूख गया। अब मैं अपने बेटे के लिए काली नदी का पानी कैसे लेकर जाऊंगा? कोई तो रास्ता होगा जिससे नदी मुझे पानी दे दे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। राजा अभी कुछ सोच ही पाते कि तभी उनको एक लड़की के चीखने की आवाज आई। ये लड़की के चीखने की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसे घने जंगल में अकेली लड़की किसी मुसीबत में ना हो, मुझे देखना होगा। लेकिन वहां महल में मेरा पुत्र आखिरी सांसें ले रहा है। समय से पहले मुझे महल में लौटना भी है। अगर देर हो गई तो मेरे बेटे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये लड़की, ये भी तो मेरी प्रजा है, इसकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। मुझे जाकर देखना होगा। राजा मटके को वहीं छोड़कर पेड़ के पीछे देखने के लिए गए, जहां से आवाज आ रही थी। कोई है? देखो, तुम जो भी हो बाहर आ जाओ। मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी पेड़ के पीछे से एक लड़की बाहर आई। लेकिन ये क्या, ये तो मालती थी। वो बोली, माफ कीजिए महाराज, मैंने आपकी और महारानी की सारी बातें सुन ली थी, वो काली नदी के पानी वाली। अच्छा, तो छुप कर तुम हमारी बातें सुन रही थी? नहीं महाराज, मैं तो आपकी सहायता करना चाहती हूँ। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम काली नदी का पानी लेकर आएंगे। तुम अभी घर जाओ, यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मालती बोली, महाराज, आप सबका इतना ख्याल रखते हैं। अगर दुनिया में सारे राजा आपके जैसे होते तो सबका राज्य कितना सुरक्षित हो जाता। राजा बोला, अपनी तारीफ हम महल में आकर भी सुन सकते हैं। इस समय तुम यहाँ से जाओ। मालती बोली, महाराज, मेरे पास इस समय एक उपाय है, काली नदी का पानी फिर से वापस लाने का। राजा बोले, अच्छा, लेकिन तुम्हें वो कैसे पता? महाराज, मैंने किताब में पढ़ा है काली नदी के पानी के बारे में। राजा ने कहा, हाँ, महारानी बता रही थी कि तुमने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मेरे रास्ते से भटका दोगी। राजा मालती को कुछ बोल पाते कि तभी काली नदी के अंदर से एक बहुत बड़ा दैत्य प्रकट हुआ। राजा 2 कदम पीछे हट गए और फिर खुद को संभालते हुए बोले, हे काली नदी के दैत्य, मुझे थोड़ा जल चाहिए अपने बच्चे के लिए। वो दैत्य जोर जोर से हंसा और फिर बोला, तुम्हारी सहायता करके मुझे बहुत ही खुशी होगी। फिर राजा ने जैसे ही अपना मटका उठाकर दैत्य की तरफ किया, तभी पीछे से मालती ने लाल रंग की मिट्टी उस दैत्य की तरफ फूंक मारकर उड़ा दी। लाल मिट्टी ने जैसे ही उस दैत्य को छुआ, उसके छूते ही वो दैत्य जलकर भस्म हो गया। ये देखकर राजा क्रोधित हुआ और बोलने लगा, अरे मूर्ख लड़की, ये तूने क्या किया? अब मेरे बेटे को काली नदी का पानी कहाँ से मिलेगा? मालती ने कहा, महाराज, मैं जानती हूँ
आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप इस किताब पर तो विश्वास करेंगे ना। ये देखिए, इस काली नदी नाम की पुस्तक में यही सब लिखा है। यदि कोई काली नदी के पानी को छू ले तो उसकी संतान उसके सामने ही दम तोड़ देगी। और ये पुस्तक मेरी नहीं है, आपकी महल की पुस्तक है, जो मैंने वहां से उठाई थी। मालती ने काली नदी के रहस्य नाम की एक किताब खोलकर राजा के सामने रख दी। राजा ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? मालती बोली, महारानी ने जब आपसे कहा था, उन्होंने पहले बच्चे को भी काली नदी के निकट ही खोया था और दूसरे बच्चे के बाद भी दाई माँ ने आपको यहाँ से पानी लाने को बोला है, तो मैं समझ गई कि ये सब दाई माँ की चाल है। और मुझे याद आया कि एक दिन जब मैं रानी जी को किताब पढ़कर सुना रही थी, तो मैंने देखा कि वहां पर काली नदी नाम की एक रहस्यमय किताब है। आप जब यहाँ पर आने के लिए निकले तो बस मैंने इस किताब को देखा और पढ़ा और समझ गई कि ये सब एक साजिश है। राजा ये सारी बातें सुनकर हैरान था। मालती ने कहा, काली नदी का पानी अमृत नहीं बल्कि अभिशाप है। राजा ने मालती को धन्यवाद दिया और कहा, मालती, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मालती बोली, महाराज, मेरा शुक्रिया बाद में कीजिएगा, पहले आप असली मुजरिम को तो पकड़ लीजिए। राजा बोला, मुजरिम तो पकड़ा ही गया समझो। मालती ने पूछा, वो कैसे महाराज? राजा ने कहा, वो दाई माँ ही मेरे बड़े बेटे की कातिल है। मालती ने कहा, नहीं महाराज, वो तो सिर्फ एक मोहरा है, हमें असली कातिल को ढूंढना चाहिए। और फिर मालती और राजा महल की तरफ चल दिए। जब वो महल में आए तो दाई माँ रानी के नजदीक बैठी हुई थी। राजा ने अपने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने दाई माँ को पकड़ लिया और सबके सामने दरबार में पेश किया गया। महारानी भी बच्चे को लेकर दरबार में आ चुकी थी। राजा ने भरे दरबार में कहा, दाई माँ, मैंने और महारानी ने आप पर इतना विश्वास किया और आपने हमारे साथ क्या किया? दाई माँ बोली, अच्छा, तो तुमको सब कुछ पता चल गया? राजा ने कहा, हाँ, पता चल गया, लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? दाई बोली, मैंने वही किया जो सही था। राजा ने कहा, एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना क्या सही है? एक राजकुमार को उसके राज्य से अलग करना क्या तुम्हारी नजर में ठीक है? दाई बोली, और तुमने जो किया क्या वो ठीक था? ये सुनकर राजा हैरान रह गया और बोला, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? बोलो। तुम्हारे कारण मैंने अपना बड़ा राजकुमार खो दिया। पहले राजकुमार के जन्म पर भी तुमने मुझे काली नदी का पानी लाने को कहा था और तुम्हारी बात मानकर तुम्हें और अपने बच्चे को लेकर जब मैं जंगल में गया था तो मैंने बच्चा तुम्हारी गोद में दिया था और काली नदी का पानी लेने के लिए चला गया कि तभी तुमने शोर मचा दिया कि राजकुमार को जंगली भालू उठाकर ले गया और मैंने तुम्हारी उस बात पर विश्वास भी कर लिया था। तुमने सोचा भी है कि वो 7 साल हमारे लिए और रानी के लिए कैसे थे। दाई ने कहा, क्या आपको लगता है महाराज कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया? क्या आप भूल गए रुक्मणी को? रुक्मणी का नाम सुनकर महाराज चुप हो गए। दाई माँ बोली, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तो बस रुक्मणी का साथ दिया है, जिसे मैंने इस महल में अपने बच्चों की तरह पाला था। मैंने उसका साथ दिया, बल्कि आपको उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन आपने उसके साथ धोखा किया। इतना बोलकर दाई माँ वहां से जाने लगती है। तभी सैनिकों ने दाई माँ को चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने सैनिकों को इशारा किया और सैनिकों ने दाई माँ का रास्ता छोड़ दिया। दाई माँ महल से निकलकर बाहर चली गई। राजा भी उसके पीछे पीछे गांव से बाहर की तरफ चल दिए और फिर राजा एक झोपड़ी के बाहर जाकर आवाज लगाने लगे, कोई है अंदर? उस झोपड़ी में एक दंपत्ति रहते थे। अंदर वे पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। पत्नी बोली, देखो जी जरा, आज इतने सालों के बाद हमारे दरवाजे पर कौन आया है? जाने किसकी नजर लग गई इस घर की खुशियों पर। कभी वो दिन भी थे जब लोग हमको झुककर प्रणाम किया करते थे और आज का दिन देखो, जिधर भी जाते हैं लोग हमें जूते चप्पल फेंक कर मारते हैं।
हमें चोर कहकर बुलाते हैं। आदमी बोला, चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूँ कौन है, और जहाँ तक सच्चाई की बात है तो एक ना एक दिन वो लोगों को पता लग ही जाएगी, और उस दिन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। झोपड़ी के अंदर से वो आदमी बाहर आया तो सामने राजा को खड़े देखकर वो चौंक गया। राजा बोले, जयचंद, क्या रुक्मणी अंदर है? मुझे उससे बात करनी है। तभी रुक्मणी भी राजा की बात सुनकर वहां पर आ गई। रुक्मणी ने जब राजा को देखा तो वो कहने लगी, तुम यहाँ पर इतने सालों बाद क्या लेने के लिए आए हो? मैंने तो पहले ही अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। मेरी एक बेटी है जो केवल अभी 4 महीने की है, और मैं उसे पानी पिला पिला कर पाल रही हूँ। मेरे पति रात दिन मेहनत करते हैं पर उनको कोई 4 पैसे भी नहीं देता। 2 रोटी फेंक कर देते हैं, वही रूखी सूखी हम पानी में भिगोकर खा लेते हैं। हर कोई हमें चोर कहता है। अब और क्या चाहिए तुमको? राजा बोले, रुक्मणी, तुम्हारी बेटी दूध की जगह पर पानी पी रही है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर उस दिन मैंने तुम पर चोरी का आरोप लगाकर तुम्हें महल से बाहर नहीं निकाला होता तो आज मैं इतने दुख में नहीं होता। ये सब मेरे ही कर्मों की सजा है। सच बोलूं तो समय ने मुझे सजा दे दी है। मुझे माफ कर दो। महल चलो और मैं सबको बता दूंगा कि तुम ही इस राज्य की असली अधिकारी हो। ये तुम्हारे पिता का सिंहासन है, और मैं जब 9 साल का था, जब अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ के साथ मैं महल में आया था, तुम्हारे पिता यानी मेरे मामा ने मुझे इतने प्यार से पाला, लेकिन मेरे मन में उनकी राजगद्दी का लालच आ गया और मैंने उनकी हत्या करवा दी। उसके बाद मैंने प्रजा की इतनी सहायता की कि उनके दिल में कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ मुझे लेकर। बस वो तो मुझे ही राजा बनता हुआ देखना चाहते थे। लेकिन सच बात तो ये है कि जब मैंने अपने मामा जी की हत्या करवा दी, उसके बाद से मेरा मन पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा, और उस पाप के प्रायश्चित के लिए मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं हमेशा अपनी प्रजा के असहाय और गरीब लोगों की तन मन धन से सहायता करूंगा। शायद ये करके मुझे मेरे पाप से मुक्ति मिल सके, क्योंकि मेरे मामा जी का भी यही सपना था। अब तुम देखो कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमको सब कुछ वापस कर दूंगा, बस तुम वापस महल चलो। रुक्मणी बोली, अब सब कुछ बदल गया है। मेरी जिंदगी के अब कुछ ही दिन बचे हैं। मैं वापस जाकर क्या करूंगी? तुमने जो किया उसकी सजा तुम भुगत चुके हो। तुम्हारे बड़े बेटे को मैंने ही दाई माँ से लेकर गांव में छोड़ दिया था। तुम्हारा बड़ा बेटा मरा नहीं था, बल्कि मेरे कहने पर ही दाई माँ ने तुमसे झूठ बोला था, और मैंने तुम्हारे पुत्र को दाई माँ से ले लिया था और उसे गांव में छोड़ दिया, ताकि वो दर दर की ठोकरें खा सके और अनाथों का जीवन जिए। एक एक टुकड़े के लिए वो तरसता रहे। राजकुमार होकर भी वो 7 साल तक अनाथों की जिंदगी जीता रहा, लेकिन किस्मत ने उसको मालती से मिलवा दिया और वो फिर से उसे महल में ले गई। तुमने जो मेरे साथ किया, मैंने उसका हिसाब बराबर कर दिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या नंदू मेरा बड़ा राजकुमार है? रुक्मणी ने कहा, हाँ। राजा खुशी से बोले, मेरे दोनों राजकुमार जिंदा हैं? रुक्मणी, तुम महल लौट चलो। मैं जानता हूं कि तुम नहीं जाना चाहती, पर तुम्हारी बेटी के भविष्य के लिए तुम ये सब कर सकती हो ना। रुक्मणी के मना करने के बाद भी राजा उसको अपने महल में ले आया और सबके सामने उन्होंने सच्चाई बताई और रुक्मणी से माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने महल को 4 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से 2 हिस्से 2 राजकुमारों के थे। एक हिस्सा रुक्मणी का था और चौथा हिस्सा मालती का। राजा के उत्तराधिकारियों में मालती का नाम सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। ये लड़की तो बहुत ही शातिर निकली, महल के अंदर से भी इसने हिस्सा ले लिया। इसके बाद राजा ने सारी प्रजा के सामने रुक्मणी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और मालती को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा कि मालती ने मेरे दोनों बेटों को बचा लिया। और फिर सब मिलकर एक साथ उसी महल में हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है
कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।